काफी देर पहले ही आया था, लेकिन आप लोग आ रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ देर कहीं और बैठे। तो मेरी वजह से मैं कहीं पे भी किसी भी मीटिंग में जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से पहले 5 मिनट कम से कम पहले पहुंचता हूं, क्योंकि नेता लोगों की तरह देर से आने की आदत मुझे नहीं है। आज के सभा के सदर और जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे ये सभा ली, वो जो मंच पे मौजूद है और जो सामने बैठे हैं, काफी लोगों को कई दिनों तक आपको इस मीटिंग के लिए मेहनत करनी पड़ी। कुछ लोगों ने मना भी किया कि इस मीटिंग में जाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे भी फोन करके मना किया कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या होगा वहां पे, लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, आपके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि आप आइए लेकिन हमारे थ्रू से आइए। तो मैंने कहा कि मुझे दलों की जरूरत नहीं है, मुझे जहां लोग बुलाते हैं वहां मैं जाता हूं, और मुझे जो कहना है सो मैं कह के रहूंगा। मैं किसी से डरता नहीं, सिर्फ एक जो है उसको छोड़ के और किसी से डरता नहीं हूं। इसलिए आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूं वो खुल करके और साफ आपको बता रहा हूं। किसी को बुरा लगे तो मैं माफी पहले ही चाहता हूं, माफी मांग लेता हूं, क्योंकि जाने अनजाने में अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगे तो उसके बारे में पहले ही माफी चाहता हूं। क्योंकि सच बोलने वाला कभी मीठा नहीं बोल सकता, क्योंकि सच कभी मीठा नहीं होता। सच कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जाया करते हैं, सुंदरता कभी साथ में नहीं जाया करते। ये तो फिल्मों में बोलते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हमेशा शिवम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सुंदर भी हो, क्योंकि सत्य कठोर होता है और कठोरता और भद्दापन साथ साथ जाया करते हैं। हम भागते हैं कठोरता से, हम भागते हैं भद्देपन से, तो हम सत्य से भी भागते हैं। सत्य आपके सामने होता है सच्चाई, लेकिन भागते हैं। आपके सामने होता है जुल्म, लेकिन उसके सामने आप आंख बंद करके लेते हैं कि क्या करें भाई, है चलने दो। लेकिन कभी वक्त आता है जब सच्चाई को बोलने की जरूरत होती है, और वो बोलने के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आता है तो अपने आप सच्चाई किसी के मुंह से बोली जाती है और लोगों के सामने आ जाता है। तो आज वो वक्त आ गया कि कुछ बातें असलियत और सच जो बातें हैं वो लोगों के सामने खुल के ऐलान करें। हर चीज को साफ मैं करने वाला हूं। मेरी जब तक आप लोगों में से हर एक आदमी के सवाल का मैं जवाब नहीं देता, तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। मुझे आपके सवालों से कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहां तक बैठेंगे ये भी मैं देखना चाहता हूं। रीडेवलपमेंट दो किस्म के होते हैं, एक सरल सीधा आसान रीडेवलपमेंट जो बिल्डर के जरिए किया जाता है, उसमें आसान बात है। हर बिल्डर के दल्ले होते हैं और वो अलग अलग नकाब पहन के आते, कभी कुछ पार्टी, कभी कुछ पार्टी, कभी कुछ पार्टी। बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए
बैट बॉल मिल जाती है, त्योहारों के लिए चंदा मिलता है, जगह जगह में बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं। आपको लगता है कि ऊपर वाले के बाद में कौन है, तो बिल्डर ही है। जब तक आप कागज पे साइन नहीं करोगे तब तक सब मीठा ही मीठा होगा। जिस दिन आपकी साइन हो गई फिर वो नेता की तरह होता है कि जो 5 साल में एक बार वोट लेने के बाद में फिर चेहरा नहीं बताता, वैसे हो जाता। मुंबई में बिल्डर के मसले 5,800 अटके हुए हैं। पहले आपको बोलेगा ये चाहिए, हाँ दे दिया, वो चाहिए दे दिया, वो चाहिए कर दिया, वो चाहिए करेंगे, आपने साइन दे दी, बिल्डिंग टूट गई, पहले साल भर का किराया आपने ले लिया, फिर बिल्डिंग के चारों तरफ पत्रे लग गए, जहां पे अपनी पूरी जिंदगी निकाली, वहां पे जाने के लिए दरवान की परमिशन लेने की जरूरत होती है अपने ही जगह पे। और फिर कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 साल आप इंतजार करो, किराया भी बंद, जाएगा कहां आदमी? फिर बिल्डर के पास जाके रो, बिल्डर कहेगा तुम्हारी खोली की क्या कीमत थी? 40 लाख थी, चलो 45 लाख लो, चले। आदमी पैसा लेके भाग जाता है और जिसके नाम पे एफएसआई मिलता है, जिसके नाम पे सारी परमिशन मिलते हैं, वो खुद ही नहीं। कभी हमारे गुलजार साहब कहते थे कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो जो जिनके लिए ये स्कीम बनी हुई है वो सुस्त है और गवाह जो है वो चुस्त है, क्योंकि उसको माल मिलता है। मुंबई में 5,800 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें 142 कुर्ला में है, ईस्ट वेस्ट में मिलके, जिसमें ये बिल्डर लोगों ने लोगों को रास्ते पे लाया है और अभी न घर बनता है न कुछ, 8-8, 10-10 साल रखलाए हुए हैं। बस जाओ दुआ मांगो, कभी उसको उसके दिमाग में आ जाए और कभी अपने को घर मिले। 1,25,922 लोग आज रास्ते पे, न घर का पता न कोई ठिकाना। गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट बोले हम क्या कर सकते हैं। सोसाइटी आपकी क्या है? प्राइवेट है। बिल्डर की कंपनी क्या है? प्राइवेट है। तो दो प्राइवेट के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट में बिल्डर मानता नहीं है तो कोर्ट में जाओ। मसला 20-20 साल चले, यहां पे किराया बंद हो गया, आदमी खाएगा क्या, रहेगा कहां पे? ये आज हालत है। 1,25,900 फैमिली का मतलब किसी भी शहर में दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि 6 लाख लोग रास्ते पे आए और सरकार कहती है हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं पे हमने एफआईआर दाखिल किया, बिल्डर को पकड़ के जेल में भी डाल दिया। उसको जेल में डालने से अपना घर थोड़ी ना बनता है। वो गया जेल में, बैठा हुआ है वहां पे, बादाम पिस्ता खा रहा है जेल के अंदर, लेकिन उससे अपना घर कहां से बनता है? तो कुछ लोगों ने बोला कि कोई और अलग तरीका है क्या रीडेवलपमेंट करने का। तो हम लोग जिनको इन सब चीजों की जानकारी सालों में लगी हुई है,
उन्होंने ये तय किया कि हम लोग साथ में बैठेंगे। अब मेरे बारे में क्या क्या कहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें अपने बारे में अगर जिनको जानकारी ना हो उनको बताना चाहता हूं कि मैं 25 साल की उम्र में, मेरी उम्र जब 25 साल की थी तब मैं एमएलए बना गिरगाम में ओपेरा हाउस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 26-27 साल में एमएमआरडीए जो आज ये सारे बनाते हैं उसका प्रमुख बना, नाडा का अध्यक्ष बना, सीप जोन सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उसकी कमेटी का चेयरमैन बना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए जिसमें 75,000 फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी गवर्नमेंट जो कमेटी बनाती है उसका चेयरमैन बना। बहुत कम उम्र में काफी बड़े ओहदे पे बैठने का मेरी तकदीर में था, सो मैंने किया। किसी भी ओहदे पे बैठने के बाद में ओहदे पे नहीं बैठने वाला ईमानदारी के भाषण दे सकता है, लेकिन ओहदे पे बैठने के बाद में वहां पे 2-2, 4-4 साल सत्ता में रहने के बाद कोई अपने जमीर पे, अपने दिल पे हाथ रख के ये कहे कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी बताओ जो मुझे 1 रुपया घूस देने की हिम्मत किसी ने की है। मैं बोल सकता हूं, मैंने किसी से आज तक 1 पैसा नहीं खाया, न किसी को खाने दिया। वो नहीं जो कहते कि न खाऊंगा न खाने दूंगा और सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा ईमानदारी से जिया हूं। मेरे वालिद साहब महात्मा गांधी के साथ 1.5 साल अगस्त क्रांति मैदान में सन 42 में जेल में थे। मेरी माता जी सरोजिनी नायडू के साथ 9 महीने जेल में थी और दोनों को पेंशन मिल सकती थी। दोनों ने कभी जिंदगी में पेंशन नहीं लिया। मैं सरकार में किसी ओहदे पर रहने के बाद में पगार नहीं लेता हूं। लोगों की जितनी मदद कर सकता हूं उतनी मदद करता हूं। क्वालिफिकेशन से आर्किटेक्ट हूं, मुंबई विद्यापीठ में पढ़ाता हूं। अपनी कमाई करने की, हाथ पैर हिला के अपना पेट भरने की ताकत रखता हूं। सरकार के चंद टुकड़ों के ऊपर जीना मैंने कभी गवारा नहीं समझा। इसलिए ईमानदारी से बोल सकता हूं और जो बात होती है वो यहां से आती है और किसी से नहीं डरता हूं और जो गलत काम करते हैं उनको गलत बोलने की हिम्मत रखता हूं। तो कौन इकट्ठा हुए? आईआईटी के प्रमुख प्रोफेसर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो पवई में है वो, सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर, बीजेटीआई के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर, निर्मला निकेतन ऑफ सोशल वर्क के प्रोफेसर, मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के प्रमुख, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेस के प्रमुख, ये सब लोग बैठे और जो सोचने वाले मुंबई के लोग हैं उनको एक जगह में लाया गया और सोचा कि ये रीडेवलपमेंट में लोग घर मिलने के बगैर बेघर हो रहे हैं, तो इसके लिए कोई इलाज है क्या? इस इलाज से जो रीडेवलपमेंट का, बिल्डर का जो मामला है, उस मामले से हट के कुछ हो सकता है क्या जिससे लोगों को घर भी मिल सकता है और इत्मीनान से वो रह सकते हैं कि मैंने ये इस रास्ते पे मैं गया तो मुझे घर पक्का ही मिलेगा, मेरे घर की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वो सोच के सेल्फ डेवलपमेंट का नया जो तरीका है वो हमने
ढूंढ निकाला और उसके लिए फिर सरकार ने काफी कानून भी बनाए। लोगों का पूरी तरह से प्रेशर सरकार के ऊपर गिरा, इसलिए सरकार ने कानून बनाए और इन कानूनों को आज हम लोग उसका अमल करने जा रहे हैं। तो बिल्डर का तरीका क्या है ये आप जानते हैं। जो चेयरमैन सेक्रेटरी सोसाइटी की है उसको घूस दो, उसको फोड़ दो कि भाई तुम बाकी के लोगों की क्यों सोचते हो, तुम्हारा अपना सोचो, 2-5 करोड़ तुम खा जाओ और हम सेटिंग कर लेते हैं। बाकी के लोगों को देखा जाएगा, जिसको चाहिए उसको टुकड़े फेंक देंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ गलत फहमियां जो लोगों के दिमाग में है वो निकालनी पड़ेगी मुझे। वो आज मैं आपके दिमाग से जितनी भी गलत फहमियां है वो निकालूंगा, तब यहां से जाऊंगा। गलत फहमियां जाहिल लोगों की होती है, ये समझ गलत है। पढ़े लिखों की भी बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमियां होती है। कोई ये सोचता है कि पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसकी गलत फहमियां होती है, वो गलत है। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोगों की भी बहुत गलत फहमियां होती है। ये मेरा तजुर्बा है, मैं बता रहा हूं। मसले के तौर पर आपको बताता हूं। एक सवाल अगर 100 लोगों को पूछा जाएगा तो 90 लोगों का जवाब गलत निकलेगा। क्या है वो सवाल? बिल्डिंग कौन बनाता है? 100 में से 90 लोग बोलेंगे बिल्डर। जवाब गलत। कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग जो बनाता है उस प्राणी का नाम ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है। आप में से कई लोग कॉन्ट्रैक्टर भी हो। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर नहीं बनाता। हीरानंदानी नहीं बनाता है, रहेजा नहीं बनाता है, रिजवीव नहीं बनाता है। जिसका नाम लो उसका वो बिल्डिंग नहीं बनाता है। उसके पास ठेकेदार होते हैं। किसी के पास 1 होता है, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 5 होते हैं, किसी के पास 10 होता है। कोई फाउंडेशन के लिए अलग ठेकेदार रखता है, प्लिंथ के लिए अलग रखता है, कॉलम बीम के लिए अलग रखता है, ईंट की दीवार बनाने के लिए अलग रखता है, खिड़कियों के लिए अलग रखता है, प्लम्बिंग के लिए अलग रखता है, ड्रेनेज के लिए अलग रखता है, इलेक्ट्रिक के लिए अलग रखता है। तो कोई सब का काम एक ही को ठेका देता है, लेकिन काम ठेकेदार बनाता है। तो जिसके दिमाग में ये आता है कि बिल्डिंग बिल्डर बनाता, पहले ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग बनाने के लिए ठेकेदार अच्छा होना चाहिए। तो ठेकेदार बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग बनाता नहीं है। तो एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। गलतफहमी नंबर 2, बिल्डिंग के लिए पैसा कौन डालता है? 100 में से 90 लोग बोलते हैं कि बिल्डर। गलत। कोई भी बिल्डर अपने जेब से पैसा रीडेवलपमेंट में नहीं डालता। ये मैं आपको प्रूफ के साथ में देने के लिए तैयार हूं। तो कैसे बिल्डर काम करता है? आपसे पावर ऑफ अटर्नी लेता है। क्या होती है पावर ऑफ अटर्नी? जिस जमीन पे आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपका घर है, उसको आप बिल्डर को उसका मालिक बना देते हो। तुम जो चाहे इसके साथ में करो, उसको पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी। अगर कोई हिंदू भाई 7 फेरे
अग्नि को साक्ष्य रख के करता है, उसको शादी कही जाती है। उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो डाइवोर्स है। अगर मुसलमान भाई निकाह कबूल करता है, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो उसके लिए तलाक है। लेकिन इर्रिवोकेबल कंसेंट का, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब कभी जिंदगी में वापस हो ही नहीं सकता। ऐसे हो सकता है कभी जिंदगी में कि भाई कुछ भी हो, जब तक मैं जिंदा हूं, आप जिंदा है, ये मेरे मरने के बाद मेरे वारिस भी, आप जो लिख के दिए वो कैंसिल ही नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने कोर्ट में जाकर 140 जगह में इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो सकता है ऐसे जजमेंट ले आए, तो वो बात अलग है। लेकिन लिखा के तो लेता है कि एक बार दे दिया तो हो गया मेरा। अरे न जान न पहचान, कोई अपने में से 2-4 बल्लों को फोड़ देता है बिल्डर, आके मालपुआ खिलाते हैं सब लोगों को, किसी को कपड़ा देते हैं, किसी को ईदी मिलती है, बच्चों को खेलने के लिए मिलता है। बस लोगों को लगता हो गया जन्नत, हमारी जन्नत यहीं पे आ गई। जो कागज मांगा तो साइन कर दिया, और साइन करने के बाद में फिर हो गई हालत अपनी खराब। वो पावर ऑफ अटर्नी अपना ले जाता है, बाजार में उसको रखता है गिरवी, और उसके ऊपर से पैसा उठाता, वो पैसे से वो काम करता, अपने जेब से कोई पैसा नहीं देता। आपको मिसाल के तौर पर कहता हूं, किसी भी बिल्डर के स्कीम में जाइए, बाहर नाम बड़ा किसी एक बिल्डर का होगा, प्रोजेक्ट किसका है, ये बिल्डर का। उधर के टेनेंट को पूछिए कि तुम्हारे एग्रीमेंट का कागज मुझे जरा समझाओ, मुझे पढ़ने दो। अगर वो एग्रीमेंट में उस बिल्डर की कंपनी का नाम हो तो मैं कुछ भी हार सकता हूं। क्यों? कि हर प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर नई कंपनी खोलता है, मालिक वही होता है, उसको एसपीवी कहते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उस कंपनी के नाम से एग्रीमेंट करता है। जब उसके फ्लैट बिक जाते हैं, वो कंपनी बंद हो जाती है, तो जो घर आपको दिया होता है वहां पे आपकी जब बिल्डिंग डलने लगती है, ऊपर वाले की टट्टी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है, तो आप ढूंढने जाओ तो कंपनी तो बंद हो गई। आप बिल्डर के दफ्तर में जाओगे, बोले हमारा तो उस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, उस प्रोजेक्ट की जो कंपनी थी वो कंपनी तो बंद हो गई, आप हमको पकड़ नहीं सकते। ये कानूनन मसले हैं। जो लॉ समझते हैं वो ये समझते हैं कि एसपीवी क्या होता है। तो कहने का मतलब है कोई बिल्डर अपने जेब से पैसा नहीं डालता। तो ये गलतफहमी भी आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है। तीसरी गलतफहमी, बिल्डर बढ़िया प्लान बनाता है। पिछले 35 से 40 साल में मुंबई विद्यापीठ में और मुंबई में मैं आर्किटेक्ट हूं। मैं लोगों को आर्किटेक्चर पढ़ाता हूं, उनके पेपर सेट करता हूं, उनके पेपर करेक्ट भी करता हूं, मार्क देने का मेरा पेशा है। 25 प्लान दोगे तो उसमें 1, 2, 3, 4 नंबर किसका है वो करना, यही मैं करता आया हूं जिंदगी भर। तो बढ़िया प्लान क्या होता है और खराब प्लान क्या होता है, ये मैं बखूबी समझता हूं। बिल्डर तो ये करता है कि चारों तरफ से जितना एरिया छोड़ना है कानून से उसको छोड़ो, बचा हुआ है उसको ठोक दो। वो कोई प्लान नहीं होता।
कोई भी मेरा स्टूडेंट अगर बिल्डर के प्लान को कॉपी करे पेपर में तो 100 में से 20 मार्क से ज्यादा नहीं पाएगा और फेल हो जाएगा, क्योंकि जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग के जो भी नॉर्म्स, जो भी नियम उसको फॉलो करने चाहिए, एक भी नॉर्म बिल्डर नहीं करता। कि उसको क्या पड़ी है कि आपके घर अच्छे बने या खराब बने, उसको तो आपको घर देना है, नग के लिए नग और बचा हुआ बेच के उसमें से पैसा निकालना है, कंपनी बंद करना है, निकल जाना, उसको थोड़ी वहां पे रहना है। तो बिल्डर का प्लान अच्छा होता है, ये जिनको लगता है वो गलतफहमी निकाल दीजिए, बिल्डर का कोई प्लान अच्छा नहीं होता। फिर अच्छा क्यों बोलते हैं कुछ लोग, जिनको घूस मिलता है उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन और लोगों को अच्छा क्यों लगता है? मैं मिसाल कभी देता था कि हमारे दफ्तर में बहुत लोगों के निकाह के लिए, शादी के लिए इन्विटेशन आते, तो मेरे दफ्तर में 4-5 ऐसे लोग थे जो 25-30 आते हैं कि मेरे साथ इस शादी में कौन आएगा, तो कोई कहता मैं इसमें आऊंगा, मैं इसमें आऊंगा। क्यों 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 वो सिलेक्ट करते हैं? उसके अंदर जिसका इन्विटेशन लंबा चौड़ा वो शादी में हम जाएंगे तो लगता है कि यहां पे कुछ माल मलाई है। तो बिल्डर छपाई अच्छी करता है ब्रोशर की, तो वो आपको छपाई देख के लगता है उसका प्लान अच्छा है, और कोई आदमी प्लान देख के समझ नहीं पाता कि अच्छा क्या है खराब क्या है। और इस दुनिया में अपने को ये प्लान नहीं समझा, ये मानने की हिम्मत 90% लोगों में नहीं है। अगल बगल वाले को सबको ये बताना है कि मुझे तो सब जानकारी है, तो अच्छी छपाई है, हाँ बढ़िया है, क्योंकि बढ़िया है बोलने के बाद में उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर खराब है बोलोगे तो कोई पूछेगा कि क्या खराब है, तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये खुल जाएगा। इसके लिए जिसकी जानकारी नहीं है वो कहता बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि जिस काम के लिए आपको कुछ नहीं करना है उसको बढ़िया बोलने में आपका क्या जाता है। तो प्लान जिसको नहीं समझता वही खराब प्लान को अच्छा बोल सकता है। मैं प्लान समझने वाला आदमी हूं और मैं जानता हूं, मैंने 1000 से ज्यादा बिल्डर के प्लान देखे हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा प्लान नहीं देखा कि ओरिजिनल रेसिडेंट को कोई बढ़िया प्लान बिल्डर ने दिया हो। जहां पे बिल्डर ने रीडेवलपमेंट करके दी हुई है तो बिल्डिंग में जाके तनिक देख तो लो। जो इतने साल बिल्डिंग में रहते हैं उनको कहीं पीछे कोने की तरफ एक हाथ बिल्डिंग में छुपा दो और सामने की तरफ एकदम चकाचक बिल्डिंग बना के, क्योंकि वो बेचेगा, उसमें से कमाई करेगा। और जो है भाई मजबूर हूं, इनको भी कर देना है, नहीं देंगे तो कैसे होगा, बस उसको वहां पे पीछे में। यानी जिस जमीन पे आप मालिक बन के, राजा बन के घूमोगे, उस जमीन पे आप सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे। और जो सामने वाली बिल्डिंग होगी, आप किसी भी बिल्डिंग में मुझे ले जाओ, यहां पे कुर्ला में जहां रीडेवलपमेंट हुआ है, आप देखो पुरानी बिल्डिंग की हालत क्या है और नई बिल्डिंग की हालत क्या है। और अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे बताओ। चकाचक वाली बिल्डिंग सिर्फ बेचने के लिए, उसकी भी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन कम से कम मेकअप तो अच्छा किया होता है। और पीछे की तरफ तो वो भी नहीं। मतलब जो मालिक वो सर्वेंट क्वार्टर, उसको गुलाम बनाओ, और जो पैसा देता है वो नवाब सामने आएगा। तो अपने ही जगह में अपन गुलाम बन के रहें, ये बिल्डर का तरीका है और उस तरीके को अपने को रोकना चाहिए। तो ये गलतफहमी कि बिल्डर बढ़िया कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देता है, ये भी दिमाग से निकाले। आखिर का मसला कि बिल्डर एग्रीमेंट करता है तो जो टाइम उसमें लेता है उस टाइम में अपने को घर बना के दे देता है।
अगर कोई माय के लाल में ताकत है तो मुझे एक एग्रीमेंट लाके दे कि बिल्डर ने इतने साल में पूरा करने के लिए लिख के दिया और उतने साल के अंदर पूरा करके दिया है, मैं कुछ भी हार जाऊं। करता ही नहीं है। अगर 2 साल करता है तो 6 साल लेता है, 3 साल करता है तो 9 साल लेता है, कभी 15 साल भी लेता है, कभी करता ही नहीं है, पैसा लेके चले जाओ बोलता है। तो कौन भरोसा रखेगा ऐसे इसके ऊपर? तो ये सारी गलतफहमियां। और आखिरी बात यह है कि अपने घर बना के जो बचे हुए घर वो किसको बेचेगा, इसकी कोई गारंटी है आपको? पता चला कि ऐसे आदमी को बेचा है कि जो ड्रग का धंधा करता है और कुछ ऐसा कारोबार करता है कि जो अच्छे लोगों की बस्ती में आ नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि बिल्डर किसको फ्लैट बेचे। जब आप खुद सेल्फ डेवलपमेंट करते हो तो आपको कंट्रोल होता है कि आप किसको बेचे, क्योंकि वो तय करते हैं आपकी जनरल बॉडी, कोई बाहर वाले नहीं करते। जब बिल्डर के पास आप देते हो किसको भी बेचो, बोले मेरी मर्जी है, मेरी जगह है, आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी, मैं किसको भी बेचू, आपसे क्या मतलब है? जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा, जो 2 नंबर वाला है वो ज्यादा दे देगा उसको पैसा। तो ये गलतफहमियां एक बार निकालने के बाद में बिल्डर के योजना के मुकाबले में सेल्फ डेवलपमेंट की योजना में क्या होता है, वहां पे बिल्डर नहीं होता। लेकिन बिल्डर प्लान किससे बनाता है? आर्किटेक्ट से बनाता है। सेल्फ डेवलपमेंट में प्लान कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। प्लान मंजूर कौन करता है बिल्डर के इसमें? जो लायजॉन आर्किटेक्ट है वो प्लान मंजूर करके लाता है। बिल्डर कहता है ये तेरी फी, तू जाके मेरा प्लान मंजूर करके ला, तू मंजूर करेगा तो मैं फी दूंगा। सेल्फ डेवलपमेंट में भी प्लान मंजूर वही आदमी करता है जो बिल्डर के लिए प्लान मंजूर करता है। तो आदमी वही रहता है, चाहे बिल्डर उसको फी दे या हम लोग उसको फी दे। बिल्डर का पैसा कहां से आता है? अपनी पावर ऑफ अटर्नी गिरवी किसके पास रखता है? एनबीएफसी के पास रखता है, एचएनआई के पास रखता है, अल्ट्रा एचएनआई के पास रखता है, वेंचर कैपिटल फंड के पास रखता है, बैंक के कैपिटल फंड के पास रखता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पास रखता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास रखता है और आईपीओ के पास रखता है। खुद की आईपीओ निकालता है, आप पागल की तरह उसके शेयर खरीदते हो और उसको कोई ब्याज के बगैर आपका पैसा मिलता है लगाने के लिए। आप म्यूचुअल फंड में डालते हो, वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर को पैसा देके उसका आपका पैसा वो उसके इसमें लगाता है, आपका पैसा उसको फ्री में मिल जाता है। तो जो ये सारे लोग जो बिल्डर को पैसा देते हैं वही लोग सेल्फ डेवलपमेंट को भी पैसा देते हैं। तो बिल्डर जिनसे पैसा लेता है वो लोग सेल्फ डेवलपमेंट को भी पैसा देते हैं, कोई फर्क नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डर जिस कॉन्ट्रैक्टर से बनाता है उससे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर सेल्फ डेवलपमेंट में होता है। बिल्डर कभी लार्सन एंड टुब्रो जैसे कॉन्ट्रैक्टर से काम कराना नहीं समझता। अगर आप कापड़िया नगर में कल 2 बिल्डिंग या 4 बिल्डिंग भी ये तय करे कि हम करेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लार्सन एंड टुब्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां आएगी और वो कंस्ट्रक्शन करके देगी, टेंडर भरेगी। आपको उनका टेंडर जच गया तो आप ले लो। आप एक बल्ब खरीदने जाओ तो क्या पूछोगे? कितने साल की गारंटी। आप एक मशीन खरीदने जाओ, क्या पूछोगे? कितने साल की गारंटी। बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करते हो, कभी पूछते हो कितने साल की गारंटी? क्यों नहीं पूछते हो उसको? क्योंकि बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी है तो लूटने के लिए उसके पास लाइसेंस है। जो छोटा आदमी है बेचारा बल्ब बेचने वाला, वो आपसे छोटा है, इसके लिए उसको आप गाली दोगे, गए गारंटी कितने गए। लेकिन मर्सिडीज में बैठ के जो बिल्डर आता है उसको आप नहीं पूछोगे। क्यों पूछेंगे? वो बड़ा आदमी है। आपके पास मर्सिडीज नहीं, उसके पास मर्सिडीज है, इसके लिए आप उसको नहीं पूछोगे, क्योंकि उसकी औकात आपके हिसाब से आपसे बड़ी है। असल में उसकी औकात आपसे बड़ी नहीं है, वो आप जैसे हजारों लोगों को लूट के उस लूट का वो पैसा है।
वो आपसे बड़ी नहीं है उसकी औकात, लेकिन आप समझते हैं उसकी बड़ी है। सेल्फ डेवलपमेंट में हर बिल्डिंग में गारंटी होती है 20 साल की वाटरप्रूफिंग की गारंटी और 40 से 60 साल की, ये टेंडर में ये लिखा होता है, स्ट्रक्चरल गारंटी लिखी होती है। उसके बगैर कॉन्ट्रैक्टर को ओके नहीं करते हैं। टाटा जैसे कॉन्ट्रैक्टर, लार्सन एंड टुब्रो जैसे कॉन्ट्रैक्टर ये गारंटी देते हैं। तो ये बिल्डर की योजना, बिल्डर से बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन प्लान, अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बिल्डर देता है, उससे ज्यादा एरिया बिल्डर देता है, उससे वक्त पे काम, और बिल्डर देता है उससे ज्यादा कॉर्पस। ये सेल्फ डेवलपमेंट की खासियत है। ये हवा में मैं नहीं बोल रहा हूं। 20 बिल्डिंग सेल्फ डेवलपमेंट में बन चुके हैं और उसमें से 2-4 बिल्डिंग में आपके बैतुल्ला भाई और लोग जाके वो बिल्डिंग देख के आए। आपको 2 या 3 बिल्डिंग के उदाहरण मैं मसले के तौर पर आपको देता हूं, उसके एड्रेस भी देता हूं। आप में से जिनको भी जाना है जाइए, कभी बस रखेंगे तो बस में मैं बैठ के आपको ले जाऊंगा। उसमें आपके यहां से बहुत नजदीक यही ब्रिज को लेकर, ये जहां ब्रिज खत्म होता है वहां शेल कॉलोनी है, तिलक नगर के ईस्ट में, वहां पे चित्रा सोसाइटी नाम की सोसाइटी है। उनके घर 390 स्क्वायर फीट के थे। पहले वो बिल्डर के पास गए, 10-12 बिल्डरों ने उनके पास टेंडर भरे, 510 स्क्वायर फीट ज्यादा से ज्यादा आए। 390 की जगह में 510, यानी 120 फुट 390 की जगह में 30% ज्यादा दिया। बोला ऐसा कोई दे ही नहीं सकता। लोगों ने सब मंदिर मस्जिद में एकदम दुआ कबूल हमारी हो गई कि ऐसा आदमी मिल गया, बिल्डर जो ऊपर वाले ने भेजा हुआ आदमी भेजा। किसी ने फूल लाए जेसीबी में भर के उसके ऊपर लगाया कि चलो क्या हो गया। कोई 1-2 थे वो मेरे पास आए, मैंने बोला आपको उल्लू बनाया जाएगा। शब्द उल्लू नहीं है, लेकिन चूंकि तकरीर कर रहा हूं इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, इसके लिए उल्लू शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो उसमें से बिल्डर के जो 2-3 दलाल थे बोले साहब हमारा अच्छा हो रहा है, आपको पेट में दर्द होता है क्या? हमको 30% कोई बिल्डर देने के लिए तैयार नहीं था, अभी मिल रहा है 30%, तो आपको क्या तकलीफ है? मैंने बोला आपको लूट रहा है वो। तो बोले आप आके हमारे लोगों के सामने ये बताएंगे? मैंने बोला जरूर बताएंगे। बोले बिल्डर के गुंडे आपको मारेंगे? भले मारे, मैं आऊंगा जरूर बताऊंगा। मैंने जाके वहां पे बता दिया। आज उनकी बिल्डिंग टूट के 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कोविड में भी उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, वो रहने के लिए आए हुए। अभी आप में से जिनमें हिम्मत है मुझे ये बताइए कि 390 में रहने वालों को बिल्डर ने 510 दिया था, सेल्फ डेवलपमेंट में कितना मिला होगा उनको एक्स्ट्रा एरिया 390 की जगह में? बताएं कोई, क्या लगता है आपको कितना मिला होगा? हाँ, 650, डबल 390 के से डबल। आपकी सोच भी जहां जा नहीं सकती उतना मिला हुआ है। 1150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिला है। आप जाके गिनती कर लो, उनको मिल लो, आप देख के आए। 2 फ्लैट मिले, हाइट भी बढ़ गया, 2 फ्लैट भी मिले, लिफ्ट बनाया। कोई मैंने जादू नहीं की भाई साहब। लोग वहां पे बोलते हैं आप भगवान है, कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उनका हक था, वो अपना हक समझ नहीं रहे थे। मैंने सिर्फ आंख खोल दी कि भाई तुम्हारा ये हक है,
सब काम उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उनको समझाया, वो समझ गए। आज आपको समझा रहा हूं, आपको नहीं समझना है, खड्डे में गिरना है तो गिर जाइए, भले आपकी मर्जी है। अगर आपको समझना है, अपने लिए अच्छा काम करना है, कर लीजिए। मुझे कोई अपना चुनाव में आके आपसे वोट मांगना नहीं है, न मेरा फोटो यहाँ पे बना के लिखना है, न हर दिवाली में, ईद में आपको ईद मुबारक का बोर्ड लगा के मेरा थोबड़ा मुझे यहाँ देखना है। मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। ये तो मैं 25 साल की उम्र में सब देख के आया हूं। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी अभी उम्र 60 साल पूरी हो गई, 60 साल मैं पार कर गया। अभी मुझे लोगों को उनका हक दिलाने की कोशिश करना है। मैं अंबानी तो हूं नहीं, तो मैं लोगों को डोनेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो बुद्धि है, मेरी अकल है, वो काम करती है। तब तक लोगों के लिए इस अकल का फायदा मैं करा सकता हूं, वो मैं करने की कोशिश करता हूं। चाहे तो ये दरिया है अकल का, उसमें से जितना आप लेना चाहो लो, उससे कोई कम नहीं होता। मैं और उसमें मेरे आपकी दुआओं की वजह से और मुझे ताकत मिलेगी, और लोगों को मैं समझाऊंगा। ये आपसे नजदीक ही है, पैदल भी जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा में मैं समझता हूं 25-30 रुपया या 35 रुपये में पहुंच जाते हैं। ये नंबर बिल्डिंग है साहब, चित्रा सोसाइटी मिलता नहीं है। हाँ, बस स्टॉप के पीछे है। हाँ, बस स्टॉप के नंबर 6 बोलिए, बिल्डिंग नंबर 6। अब और एक उदाहरण देता हूं। मुलुंड में कोई बोलेगा कि चित्रा सोसाइटी तो स्टेशन के लग के है, वहां पे आप करिश्मा कर सकते हो। अरे स्टेशन से दूर कहीं पे करके बताओ। मुलुंड में पूर्व रंग सोसाइटी स्टेशन से दूर, मीठागर में, यानी खारी जमीन के ऊपर सॉल्ट पैन लैंड पे बनी हुई, वहां पे भी 390, वहां पे भी 24 माले की बिल्डिंग बन गई है। 980 स्क्वायर फीट सबको मिला हुआ। ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं है, ये आपका हक बनता है। आज तक वहां पे जब बिल्डर इनको 500 देता था, उसको इतना मिलता था, वो इनका लूट के, नोच के, हड्डियां सब नोच के ले जाता था। वो उनका हक उनको मैंने बोल दिया, उनको मिल गया। मेहनत उन्होंने की, मैंने हर जगह में उनके पीछे खड़ा रह के, उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहा और उनको सपोर्ट किया। उनका हो गया, जैसे उनका हुआ वैसे आपका भी हो सकता है। ऐसे 20 बिल्डिंगें पूरी हो चुकी है, 40 बिल्डिंगें अलग अलग स्टेज पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और 790 बिल्डिंगों ने सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास किया है। ये मुंबई में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। बिल्डर लोग हड़कड़ा गए, हबड़ा गए, क्या हुआ उनको समझ में नहीं आ रहा। और बिल्डर जो नेता है, उनको तो माल मसाला देते हैं, तो नेता भी डर गए, सारे हमको बोलने लगे। कुछ लोगों ने बोला कि तुम तो जियोगे तब करोगे। मैंने कहा देखो, जीना मरना तो एक ही बार होता है, 10 बार तो आदमी मरता नहीं है। और जब तय होता है तब तो होना ही है। अगर ऊपर वाले ने तय किया तो आज रात भी मैं पूरी नहीं काटूंगा, और ऊपर वाला अगर तय किया, मेरे वालिद साहब मेरे साथ में 101 का बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया, और सचिन तेंदुलकर 100 साल उनके पूरे हुए तो घर में आके उनको बधाई देके गए। तो अगर उन्होंने ब्रिटिश की मार इतनी खाने के बाद में भी वो जिए ना, तो जीना मरना वो तो उसके हाथ में है। अच्छा काम करना अपने हाथ में है, वो अच्छा काम करना, सच बोलना है, ये अपने हाथ में, वो हम करेंगे। तो ये आपको मैं बोलने आया हूं। ऐसे मैं 20 के 20 गिनवा दूं, लेकिन उससे क्या होता है? तो बिल्डर देता है उससे ज्यादा एरिया, बिल्डर देता है उससे अच्छा प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन, बिल्डर देता है उससे ज्यादा कॉर्पस,
ये सब सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट में हो सकता है। अब गवर्नमेंट के सेल्फ डेवलपमेंट के कानून को समझ लीजिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि ऐसा कानून भी है कि सेल्फ डेवलपमेंट का है? कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करिए। क्यों? चंद लोगों को पता है, 2-4 लोगों को छोड़िए, 5-6 लोगों को छोड़िए, किसी को पता नहीं। क्या कहता है गवर्नमेंट का कानून? कानून बना हुआ है 2019 को, 4 साल हुए। कोई मायका लाल आके आपके समझाया कि ये कानून बना हुआ है, आपको उसका फायदा है? किसी ने समझाया? नहीं समझाएंगे ना आपको, क्योंकि आप नेताओं के जरिए, बिल्डरों के जरिए, बिल्डर नेताओं के आपसी लेन देन में आप फंसने चाहिए और आपका जो भी काटना है वो काट देंगे, वो उल्लू काट देंगे आपका, और वो आपस में माल खा लेंगे और आपको रास्ते पे लाएंगे। ये आज तक होते आया है। तो मैं आपको ये जो कानून है उसमें क्या है ये अभी गिनवा रहा हूं। जितना बिल्डर को एफएसआई मिलता है उससे 10% एक्स्ट्रा एफएसआई सेल्फ डेवलपमेंट में मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट के, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप, खास कापड़िया नगर के लिए जरूरी है, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन पास करते हैं तो 1 महीने के अंदर किसी को कोई फी दिए बगैर डीम्ड कन्वेंस होता है। 1 महीने के अंदर। जिन लोगों ने पैसे निकाल के डीम्ड कन्वेंस बनाए हैं उनको थोड़ी शर्म लगेगी, लेकिन ये असलियत बात है। मैंने 700 बिल्डिंग को डीम्ड कन्वेंस करके दिया है, 1 पैसे की फी उनसे नहीं ली है किसी भी आदमी से। जो गवर्नमेंट को भरना है वो बात अलग है, लेकिन कोई फी 1 पैसे की किसी ने भी नहीं ली। अरे भाई, डीम्ड कन्वेंस करने के लिए जो आदमी बैठता है उसको आप और हम तनख्वाह देते हैं आपकी डीम्ड कन्वेंस करने के लिए, और भी किसी को देने की क्या जरूरत है? उसकी तनख्वाह ही हमारे पैसे पे जाती है डीम्ड कन्वेंस करने के लिए, उसके लिए ही वो बैठा हुआ है, तो पैसा और क्या निकालना है? मैंने 700 जगह में करके दिया, पैसा नहीं लिया, न मैंने लिया न किसी और ने लिया, 1 पैसा दिए बगैर। कितने सोसाइटी में कितना पैसा जमा करके डीम्ड कन्वेंस किए ये मैं जानता हूं। तो ये कानून बना हुआ है, और 1 महीने के अंदर आपके अर्जी के 1 महीने, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट का रेजोल्यूशन जोड़ते हैं, 1 महीने के अंदर डीम्ड कन्वेंस नहीं होता तो डीम्ड कन्वेंस हो गया समझने का। 1 महीने के अंदर जवाब नहीं आता है तो आपका डीम्ड कन्वेंस हो गया। ये कानून है, लेकिन कितने लोगों को पता है? नहीं पता। यही तो तकलीफ है। कौम जज्बाती है, लेकिन मसले को समझने के लिए वक्त नहीं है। हर एक आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त है, उसको पड़ी नहीं है। चलो 2 पैसा ले लो यार, हो जाएगा, अपना आदमी करता है तो हो जाएगा। जज्बात पे काम नहीं बनता, कानून को समझना है और अपने फेवर में जो कानून है उसका अमल करना है, नहीं करते। ये दूसरा। तीसरा, 1 विंडो सिस्टम। एक आईएएस अधिकारी बैठेगा और जितने भी प्लान बनेंगे वो सारे उसके पास दिए जाएंगे। जितने टेबल पे जाना है वो उसका काम, सारे मंजूर होके अपने पास आ जाएगा। 1 विंडो सिस्टम। अपने को 1 विंडो पे जाने का 10 जगह में ठोकर खाने की जरूरत नहीं। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, ये सरकारी कानून कहता है। ये कानून बना हुआ है, 2019 में कानून बना हुआ, आज का नहीं है। और 6 महीने के अंदर अंदर वो अफसर अगर सबका प्लान मंजूर नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये कानून बना। और क्या कानून बना है? अगर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट में कर्जा लिया
तो कर्जे का जो ब्याज है उस ब्याज के ऊपर 4% ब्याज गवर्नमेंट भरेगी। अरे ताली मत बजाओ, फोन निकालो, फोन निकाल के इंटरनेट पे 13 सितंबर 2019 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जीआर डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग सेल्फ डेवलपमेंट टाइप करो, वो जीआर निकालो, उसको पढ़ो। मैं कोई अपने दिमाग से निकाल के नहीं दे रहा हूं, जो आपका हक है, 4 साल से है, आप गुमराह है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जो माल खाता है वो चुस्त है, और जिसके लिए कानून बना है वो सुस्त है, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे लिए कानून बना हुआ है। अच्छा, यही नहीं, आपका आज का घर 400 फुट का है, आप 600 लेंगे, 700 लेंगे, जितना भी लेंगे, तो ऊपर के स्क्वायर फीट के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है बाजार भाव में। सेल्फ डेवलपमेंट में सिर्फ 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरनी है, बाकी सारी माफ, कानून बना हुआ है। और क्या कानून बना हुआ है? अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे तो जीएसटी जो भी बनता है उसके अंदर जो राज्य सरकार का जीएसटी का पोर्शन है उसमें आपको राहत मिलेगी। और क्या उस कानून में लिखा हुआ है? म्युनिसिपैलिटी से आपको एफएसआई खरीदना है तो जो दाम पे बिल्डर खरीदता है उसका 50% में आपको सेल्फ डेवलपमेंट में वो एफएसआई मिलेगा। यानी एक फुट के ऊपर 4-4 हजार रुपए की राहत मिलेगी। जो आपके स्टेयरकेस और पैसेज के लिए आप एक्स्ट्रा एफएसआई लोगे, उसका प्रीमियम जो आपको भरना है वो जो बिल्डर जितना भरेगा उसके 50% आप भरोगे सेल्फ डेवलपमेंट में। और क्या लिखा हुआ है? लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन का एक टैक्स है, वो इसलिए पड़ा हुआ है कि बिल्डर सालों तक काम पूरा नहीं करता है, इसके लिए हमने बोला कि एलयूसी का टैक्स लगाओ, सालों पे 2-4 करोड़ रुपया लगाओ, कि काम नहीं करेगा तो हर साल इतना टैक्स भरेगा, तो कम से कम उस डर से तो काम करेगा। वो टैक्स सेल्फ डेवलपमेंट के लिए माफ, यानी एक बिल्डिंग में 5-5 करोड़ रुपया जो सेल्फ डेवलपमेंट करेगा उसके लिए माफ होगा। ये मैं कोई हवा से नहीं बोल रहा हूं, सरकारी कानून में आपको पढ़ के बता रहा हूं, और ये आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, इंटरनेट से वो कानून निकाल के आप पढ़ सकते हैं। कोई मेरी दिमाग की उपज नहीं है, इसके लिए मेहनत जरूर की है मैंने, कानून आना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये कानून गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि भाई आपका हक बनता है। मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगले से 50 रुपया मांग रहे हो, आपकी जेब में 2000 रुपया है, आपको मालूम नहीं कि ये 2000 रुपया है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी जेब में 2000 रुपया है, यही मैं कर रहा हूं आपको। अगर आप फिर भी नहीं समझना चाहे तो फिर आप जाने और आपकी तकदीर जाने। कम से कम मुझे तो यकीन होगा कि मैंने कापड़िया नगर में जाके लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर अगले समझते नहीं है तो मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, उसके आगे ना समझ जो है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं कि आकर आपको ये सारी बातें समझाऊं। खाली ये नहीं है, 25 अलग अलग पॉइंट है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिल सकती है, क्योंकि कानून बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता। बस बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर के पास जाओ, लगा है। पहले के जमाने में आदमी जब बीमार पड़ता था तो उसको कोई जानवर को काटना पड़ता था, तभी वो आदमी बीमार पड़ता था। अगर चूहा काटे तो प्लेग हो जाता था, मच्छर काटे तो मलेरिया हो जाता था, और पता नहीं कुत्ता काटे तो पेट में इंजेक्शन लेने पड़ते थे। तो कोई जानवर काटे तो आदमी बीमार होता था। अभी नई बीमारी फैल गई है, इधर बिल्डर काटता है, उसका नाम बिल्डरिया होता है।
बिल्डर आदमी को काटता है तो आदमी अलग अलग से, जिसके पास साले के पास नौकरी नहीं है, जो कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, वो अचानक 50-60 हजार का फोन लेके घूमना फिरता है, तो मालूम पड़ो इसको बिल्डरिया का इसको शुरुआत हुआ है। और पेटी खोखा ये भाषा जिसकी बदल जाती है, लाख करोड़ बोलने की जगह में कितनी पेटी कितनी खोखा जो बोलता है, तो समझो कि इसको बिल्डरिया थोड़ा और जोर में आया। और रात को चुपके से अपने पड़ोसी को जगा के उसकी साइन मांगने लग गया, तो समझो इसको पूरा ही बिल्डरिया इसको हो गया है। तो ये बिल्डरिया जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है, वहां पे डॉक्टर प्रभु आते हैं बराबर इंजेक्शन लेके बिल्डरिया से लोगों को ठीक कराने। इसलिए आज कपिला भाई ने हमको बुलाया, इसलिए हमने आके मैंने सोचा कि यहाँ पे इलाज की जरूरत है, तो इलाज के लिए आए। तो मैं चाहता हूं, देखिए आप बिल्डर के पास जाएंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, और अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं यहां आने के लिए कोई फी नहीं लिया हूं, और आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाओगे तो मैं ऐलान करता हूं कि आज से लेकर आपकी बिल्डिंग तोड़ के नए बिल्डिंग में आप रहने जाओगे, तब तक जितने बार भी मेरे मदद की जरूरत होगी, वो सारी मदद एक पैसा लिए बगैर आपको करने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा आदमी और क्या कर सकता है? फ्री में आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके लिए ये मेहनत नहीं करना होगा। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, कौन बनेगा करोड़पति आपके साथ खेलने के लिए। मैं जो आज यहाँ पे नहीं आ सके, आपके बेटे और पोते जो आज घर पे सोए हुए हैं, उनको ये कुर्ला में रहना चाहिए, इसके लिए कर रहा हूं। तो बेच के मत जाइए, नहीं तो मैं मेहनत करूंगा और आप सोचेंगे 1.5 करोड़ मिल रहा है, 2 करोड़ मिल रहा है। नए घर के अंदर साले बेचो और निकल जाओ अपना। कोई कोकण जाएगा, कोई यूपी जाएगा, कोई बिहार जाएगा, ये मत करिए। यहाँ पे जो अगली पीढ़ी है उसको और कहीं जा नहीं सकता, वो उसको यही रहना है बम्बई में। उसको आप डुम्बीविली या ठाकुरली या कल्याण में लटका के मत भेजो, उसको बम्बई शहर में रखो। अगली 2-3 पीढ़ी यहां रहेगी तो कभी गलती से आपके फोटो पे हफ्ते में एक बार फड़का भी मारेंगे, नहीं तो वो भी नहीं करेंगे कि बुढ़ा ने हमारे पूरा साला भेज बाज के चले गया, उसका क्या सोचेंगे। सामने तो कोई नहीं बोलता, जाने के बाद में लोग क्या बोलते हैं हमने देखा है। अपनों को अपने भी नहीं पहचानते तो अगली पीढ़ी कहां पे पहचानेगी। अगर आपने घर छोड़ा तो कम से कम ये तो सोचेंगे कि फलाना हमारा दादा था या नाना था जो घर छोड़ के गया, इसके लिए आज हम 2-4 पीढ़ी बाद में यहाँ पे हो, उसका ये फोटो है, उसको कम से कम हफ्ते में एक बार उसको साथ तो रखे। आजकल फोटो रखने का फैशन भी निकल गया है, लेकिन रखेंगे। अगर आप घर छोड़ के जाएंगे, अगर आप बेच बाज के जाएंगे तो वो भी नहीं। पैसा तो कब का निकल जाता है, हाथ में आए तो शादियां होंगी, सोना खरीदेंगे, निकाह होंगे, उड़ जाएगा पैसा। कुछ तो बियर बार में भी उड़ जाएगा ऐसे ही टिक टिक के। तो ये आपको करना नहीं करना ये आपका काम है। मैं तो समझा सकता हूं कि क्या होगा। अभी आपके एक बिल्डिंग का कैलकुलेशन आप थोड़ा समझ लीजिए। जिसके पास मोबाइल है उसको कैलकुलेटर मोड में डालिए, मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। पहले तो एक बिल्डिंग आपकी 1600 स्क्वायर मीटर की है, आपके हाथ में 1100 स्क्वायर मीटर है। मेजरमेंट के बाद में 1100 स्क्वायर मीटर है, आपके कन्वेंस की डीड 1600 स्क्वायर मीटर की है। तो उसके लिए बिल्डर के पास जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको 1600 का पूरा करना है तो सेल्फ डेवलपमेंट ही आपको तरीका है। अगर
रास्ते को लग के बिल्डिंग और उसके साथ वाले 4-5 बिल्डिंग का एक साथ में प्लान सबमिट होता है तो आपको 3.2, 3.3 तक एफएसआई मिलता है। लेकिन अगर रास्ते के साथ वाली बिल्डिंग आपके साथ नहीं आती है तो आपको 2.7 एफएसआई ही मिलता है, ये समझ लीजिए। अभी एक बिल्डिंग का मसला लेते हैं। एक बिल्डिंग में कितने फ्लैट है आपके यहाँ? 30 फ्लैट है। एक फ्लैट का साइज क्या है? मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे। छोटे वाले कितने हैं? 425 वाले एक बिल्डिंग में 450 मल्टीप्लाइड बाय 20, कोई लिखे बराबर। ये मैं करके दे सकता हूं लेकिन मुझे करना नहीं है, मुझे आपसे करवाना है क्योंकि आपको मालूम पड़ेगी कैसे ये किया जाता है। 9000। और बड़े वाले का क्या साइज है? 600 के कितने फ्लैट है? 10 फ्लैट है। 600 के 10 फ्लैट कितने होंगे? 6000 और 9000 कितने होंगे? 15,000 हो गए। 15,000 आपने कंज्यूम एरिया है। अब मैं कम से कम एफएसआई लेकर चलता हूं। 3.5 आएगा तो ज्यादा, मैं कम से कम एफएसआई लेकर चलता हूं। नहीं, एयरपोर्ट है तो फर्क नहीं पड़ता है। एयरपोर्ट है तो हाइट नहीं बढ़ सकती है, एफएसआई में फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान में रखिए कि एफएसआई का बिल्डिंग की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। मैं इस मसले को आपको ठीक से समझाऊंगा। 10 बाय 10 की जमीन है, एफएसआई 3 है, तो 10 बाय 10 100 फुट मल्टीप्लाइड बाय 3, 300 फुट आप उस जमीन पे बना सकते हैं। एक मंजिल पे 100 फुट बनाओगे तो 3 मंजिल ही मिलेगी क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाय 3, 300। आप समझे? एक मंजिल पे 50 बनाओगे तो 6 मंजिल मिलेगी। 6 मल्टीप्लाइड बाय 50, 300। समझ में आ गया? एक मंजिल पे 30 बनाओगे तो 10 मंजिल मिलेगी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, 300। यहां पे नहीं होता है लेकिन जहां पे ऊंचाई ज्यादा है, एक मंजिल पे 10 बनाओगे तो 30 मंजिल मिलेगी। 30 मल्टीप्लाइड बाय 10, 300। तो 300 का आंकड़ा बढ़ता नहीं है, एयरपोर्ट के पास हो या दूर हो। हाइट आपकी एयरपोर्ट की वजह से कम हो सकती है लेकिन एफएसआई कम नहीं होता। ख्याल में आ गया? जिसकी मंजिल 24 है उसको एफएसआई ज्यादा मिलता है, ये जो वहम है तो दिमाग से निकाल दो। जमीन मल्टीप्लाइड बाय एफएसआई आपको मिलना ही है, चाहे आप एयरपोर्ट के बीच में हो, एयरपोर्ट के फनल में हो, कहीं पे भी हो। सिर्फ हाइट का आपकी रिस्ट्रिक्शन है। आपके यहाँ हाइट की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कापड़िया नगर को स्टडी करके आया हूं, आज सवेरे मीटिंग में भी गया था। अच्छा, तो 15,000 स्क्वायर फीट आपका कंज्यूम एरिया हो गया। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 2.7, 1600 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.7, 4320 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट। 4300 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10.76 स्क्वायर फीट। 40,483। ये मैं 2.7 से कैलकुलेट कर रहा हूं, बहुत कम, यानी इससे कम नहीं हो सकता। अगर एक कापड़िया नगर का पूरा प्लान एक बनेगा और इंडिविजुअल बिल्डिंग को वो बांटा जाएगा तो सबको 3.2 मिलेगा। चाहे आप बनाओ, रीडेवलपमेंट में जाओ मत जाओ, लेकिन एक प्लान मंजूर होगा
तो सबको मेन रोड का सेम FSI मिलेगा। तो 46,000 कितना हुआ? 46,500। अब उसके ऊपर 10% फॉर लिफ्ट एंड स्टेयरकेस एंड 10% फॉर कॉमन पैसेजेस एंड एमिनिटीज, 20%। आपको मालूम तो पड़े आपका क्या हक है। मैं सबके सामने खुल के बोलता हूं ना, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे। ये तो मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिक में आम कर देता हूं ना, तो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। 56,265 आपके पास है कितना? 15,000। अब 15,000 कारपेट एरिया है, तो उसको रेरा कारपेट बना के या बिल्टअप बनाए रेरा का, तो 20,000 आपका एग्जिस्टिंग पकड़ सकते हैं 5% लेके। अब 20,000 के जगह में आपको बनाना है 56,000। इसको 3,000 के दाम पे 56,000 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप पकड़ेंगे तो भी 16 करोड़ के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन आ गई। 3,500 3,225 में L&T ने दिया हुआ है 35 मंजिल की बिल्डिंग तक। अच्छा हो गया। हाँ 16,17 के बीच में आया। अब किराया अगर पकड़ा जाए तो किराया एवरेज कितना होता है? 10 फ्लैट को कितना किराया और 20 फ्लैट को कितना किराया? क्या किराए का दाम क्या होता है? छोटे फ्लैट का कितना किराया मिलता है, बड़े फ्लैट का कितना मिलता है? हाँ, तो 40,000 का एवरेज पकड़ते हैं छोटे बड़े का। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 36 महीना एवरेज अपन मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं। हाँ 4.5 करोड़। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और ये 4.5 करोड़ 21 करोड़ 21.5 करोड़ 22 करोड़ हो गया। उसके ऊपर प्रीमियम्स अपने को 50% में मिल रहा है सब। 10% एडिशनल FSI मैंने अभी गिनती नहीं किया है, 2.7 ही पकड़ा है जो बिल्डर को मिलता है कम से कम, वही पकड़ा है। 10% एडिशनल होगा तो अलग। तो ये हो गया। तो आप सोचिए कि अगर दुगना भी पकड़ लिया, अगर डबल भी पकड़ लिया, 50% पकड़ लिया, तो 30,000 आपको बेचने के लिए 30,000 तक मिलेगा, 25-30,000 तक मिलेगा। आज बेचने का क्या दाम है? अभी मैं कमर्शियल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाली रेसिडेंशियल की बात कर रहा हूं। नहीं, नए बिल्डिंग में नहीं। आप अगर 20 भी पकड़ो, 30 जाएगा बोलते हैं, 25 पकड़ो। 25 में 25,000 स्क्वायर फीट अगर 25 में गिनती करोगे, 625 करोड़। कहा है जो कारपेट की बात कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं। बिल्डअप और कारपेट में थोड़ी फर्क है। सर कारपेट की बात कर रहे हैं तो मैं मोटा मोटी आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिए, मुझे भेजिए, उसमें मैं तब्दीली करके आपको बता सकता हूं। 112 करोड़ हो गए। 112 करोड़ हो रहा है। 25,000 को 25 से 62 करोड़ नहीं, 25,000 को 20,000 से पकड़े। हाँ, 25,000 को 20,000 से पकड़ो तो कितना होता है? 500 और अपना खर्चा कितना आता है?
22 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, तो भी 50 करोड़ होगा तो 20 करोड़ बचेगा, तो कितना बढ़ेगा? ऐड नहीं किया। अरे वो सब मैं कम से कम गिनती कर रहा हूं ना भाई, इससे कम तो हो नहीं सकता, उतना मैं कर रहा हूं। नहीं, एरिया आपने नहीं बेचा है। जब 1 FSI था, आपके घर बन के जो 1 FSI का बचा हुआ है वो आपने बेचा हुआ है। अभी आपको 2.7 FSI मिल रहा है, वो कोई बाप आपका खरीद नहीं सकता, वो आप ही को मिलेगा। 1 FSI में आपका थोड़ा बेचा भी होगा। मैं ये कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं कि कितनी भी सेटिंग करो, फिर भी आपके हाथ में कितना बचता है वो आप ही सोचिए। कैलकुलेशन कैसा करने का वो मैंने समझा दिया। सारे एक्सपेंसेस निकाल के भी मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा एरिया बिल्डर देता है, उससे डबल एक्स्ट्रा एरिया देने के बाद में भी मेंटेनेंस फ्री फॉर लाइफ टाइम और हाथ में 5-25 लाख रुपया कॉर्पस हुए, इतना पैसा आ सकता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और ऐसा करने वाला इतना आदमी तो वही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता कि इतना आपका किसी को लूट के आप देना चाहते हो तो जरूर दे दीजिए किसी को लूट में। जो आपके हिस्से का कोई चोरी करके आपको ठग के ले जा रहा है, आपको देने का शौक है। कुछ लोगों को अपने आप को ऐसा ठगने का भी बड़ा शौक होता है। मेरा एक दोस्त है, पैसे वाला है, लेकिन जिंदगी में उसने अपने जेब में हाथ डाल के किसी दोस्त को कभी चाय नहीं पिलाया। उसकी खुद की 2-2 गाड़ियां हैं, लेकिन हमेशा कहता है कि तेरी गाड़ी ले लेना। तो कभी भी ये नहीं, पैसा बहुत है। एक दिन मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था तो मेरे ड्राइवर को बोलता है कि गाड़ी रोको कुलाबा में। तो गाड़ी रुकी, वो उतर गया, मुझे बोला चल। एक गोरा आदमी, एक फॉरेनर आदमी, एकदम गर्द पी के कुलाबा की गली में ऐसा पड़ा हुआ था रास्ते पे। इसने उसको संभाल लिया, पानी पिलाया, उसको बोला हाउ आर यू, सब बात किया। फिर उसके हाथ में 100 रुपये का नोट थमा दिया। मैंने बोला मेरी जिंदगी में तुमने मेरे को कभी चाय नहीं पिलाई, इतनी 40 साल से तुम मेरे दोस्त हो, इसको बोले इसके बाप दादा ने अपने ऊपर राज किया ना, तो उसको कुछ देने में मुझे खुशी है। तो ये छोटे मोटे को थोड़ी देते, इसके बाप दादा ने, वो ब्रिटिश थे, उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो वो भी याद करेगा कि हमने उसको कुछ दिया। ऐसा तो बिल्डर लोगों ने हमारे बाप दादाओं को लूटा, इसलिए हमको भी लूट ले, हम पैंट निकाल के बैठे हुए, करो जो करना है। ये अगर आपको करना है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो मैं आपके साथ में हूं। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मेरे पास कोई खुदाई ताकत नहीं है। मेरे मुंह से जो सच निकलता है वो जरूर ये है कि कोई मेरे से बुलवाता है, उसको पता है कि आज के दिन में मुझे यहां जाना था, और आज के दिन में मुझे ये बोलना था, और आज के दिन में लोगों को ठीक समझाना था। उसमें मैं सिर्फ जरिया हूं, किसी न किसी के जरिए से वो करवाता है, वो उसने कर दिया। और ये मैंने आपको समझा दिया है कि आपका हक क्या है। मैं समझता हूं कि सिर्फ 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग नहीं, पूरे कापड़िया नगर में सब लोगों को यही चीज करना चाहिए। बिल्डेरिया यहां से हटाना चाहिए, ये बिल्डेरिया मुक्त प्रदेश होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अपने हक की जगह मिलनी चाहिए।
जो बिल्डर देता है उससे ज्यादा एरिया, ज्यादा ये। अच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट में और क्या मिलता है? तो सेल्फ डेवलपमेंट में 4 स्कीम हम लोग देते हैं, जो मुंबई में और जगह में देते हैं, वो आपको समझाता हूं, फिर आपके सवाल जवाब होंगे। पहली चीज जो आपको फ्री में मिलेगा, जितना भी मिलेगा 50% मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो कौन तय करेगा? मैं नहीं तय करूंगा, वो आपकी जनरल बॉडी तय करेगी। कैलकुलेशन समझेगी, 10 आर्किटेक्ट को बुलाया जाएगा, सबसे कैलकुलेशन लिया जाएगा, उनको एडवांस पैसे नहीं दिए जाएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट में किसी आर्किटेक्ट को एडवांस पैसे नहीं दिए जाते, कैलकुलेशन उनसे पहले लिया जाता है। उसमें जिसका कैलकुलेशन सही होता है उसको अपॉइंट करते हैं, तब उसका पैसा जब दिया जाता है। तो वो कैलकुलेशन आप लेंगे, और कैलकुलेशन लेने के बाद में आप उसमें तय करेंगे कि आप अपने आप को कितना एक्स्ट्रा एरिया देंगे। जो भी फ्री आपको देंगे वो तो आपको फ्री में मिलेगा। किसी को ये लगेगा कि मुझे ज्यादा चाहिए, भाई मेरे पास 425 है, मेरे को फ्री में और 300 मिल रहा है, मान लो, मैं आप कितना अपने आप को फ्री में लेंगे मुझे पता नहीं, और 300 मिल रहा है तो 725 हो रहा है, लेकिन मुझे और 300 चाहिए। मैं 1000 लूंगा, जिसमें 2 1 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट होंगे, मेरे 2 बच्चे रहेंगे, या 3 1 बेडरूम हॉल किचन के 3 छोटे छोटे बनेंगे, मेरे 3 बच्चे एक ही घर के अंदर। अगर वो अलग रहना चाहे तब भी अलग रह सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा एरिया जो आप खरीदेंगे 300 फुट, वो जो दाम पे आप बेचेंगे उसके 30% डिस्काउंट में आपको मिलेंगे। यानी अगर आप 20,000 में बेचेंगे तो आपको 14,000 में मिलेंगे, अगर आप 25,000 में बेचेंगे तो आपको उसमें से 7,500 निकालो तो 17,500 में मिलेगा। आप सोचिए, आज 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपको इस एरिया में कोई देगा? कोई मायका लाल? ये हर सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोग देते हैं। स्कीम नंबर 1। अब स्कीम नंबर 2 कि मुझे रिहैब में नहीं चाहिए, मुझे फ्री सेल में फ्लैट खरीदना है। जो चकाचक वाली फ्री सेल जो बाहर वालों को बेचते हैं उसमें मुझे फ्लैट खरीदना है। तो मेंबर के वालिद साहब, मेंबर की मम्मी, मेंबर का लड़का, मेंबर की लड़की, अगर लड़की की शादी हुई हो तब भी, मेंबर का पोता पोती, दादा दादी, इसमें से किसको भी फ्री सेल में फ्लैट खरीदना है उसको 20% डिस्काउंट, 30% उसका फ्लैट बड़ा करने के लिए। अपना फ्लैट तो बड़ा कर लिया, लेकिन मुझे अलग फ्लैट चाहिए। कल को मुझे कुछ लगा तो अलग फ्लैट मैं बेच दूं, उसमें प्रॉफिट मिलेगा वो मैं रखूं, लेकिन मुझे अलग फ्लैट चाहिए। उसके लिए मैं पैसा जुटाने के लिए तैयार हूं, होम लोन लेने के लिए तैयार हूं, तो अलग फ्लैट में 20% डिस्काउंट। ये स्कीम नंबर 2। स्कीम नंबर 3, मेंबर के भाई और बहन जो यहां नहीं रहते, उनके बच्चे, उनको अगर फ्लैट खरीदने हो, मेंबर के वाइफ के मम्मी डैडी भाई बहन जो यहां नहीं रहते हो, उनमें से किसी को फ्लैट खरीदना है। अब जैसे कोविड के समय में मेरी बीवी को अपने मम्मी डैडी को मिलने जाना था, लेकिन कोविड के समय में जा नहीं पाए, तो मम्मी डैडी ये सोचे कि भाई अगर रीडेवलपमेंट होता है तो अपनी बेटी का जहां घर है वहां पे कोई अलग जगह पे मैं अपना घर खरीद लूं, अपना अभी का घर है वो बेच दूं और आके उसी बिल्डिंग में रहूं, तो मेरे को कुछ हुआ तो मेरी बेटी आ जाएगी। तो वो फ्लैट मतलब मेंबर के भाई बहन के बच्चे, मेंबर के वाइफ के
मम्मी डैडी भाई बहन और उनके बच्चे, उनको अगर फ्लैट बेचना हो, सगे भाई बहन, उनको अगर फ्लैट को बेचना हो, उसको 15% डिस्काउंट। ये थर्ड स्कीम। और चौथी स्कीम, चचेरे भाई मौसेरे भाई, मेंबर के पिताजी के भाई के बच्चे, मेंबर के पिताजी के बहन के बच्चे, मेंबर के मम्मी के भाई के बच्चे, मेंबर के मम्मी के बहन के बच्चे, मेंबर के बीवी के पिताजी के भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, मेंबर के माताजी के भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, इनमें से किसको भी फ्लैट चाहिए तो 10% डिस्काउंट। मैं समझता हूं हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में ये 4 स्कीम में 35 to 40% बुकिंग तो यहीं पे हो जाती, तो बाहर वालों के लिए बचा ही नहीं। और इसके बाद में अगर बचेगा तो हर बिल्डिंग में बेचने की एजेंसी 30 लोगों को दी जाएगी। एक एक फ्लैट तुम बेचो और उस फ्लैट में जो खरीदार तुम लाओगे उससे मिले हुए पैसे का 2% जो दलाली है वो तुमको मिलेगा, मेंबर को। तो तुम्हारा घर भी बनेगा, तो जो दलाली मिलेगा उसके अंदर फर्नीचर का भी 4 पैसा तुम्हारा निकल जाएगा। कोई बाहर वाले दलाल को एजेंसी दिए बगैर अपने 30 मेंबर में, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं। कोई बोलेगा नहीं मैं बेच सकता हूं, वो लिख के दे दे सोसाइटी को कि मेरा हक जो बेचने का है एक फ्लैट वो मैं सोसाइटी को सरेंडर करता हूं। कोई बोलेगा मैं 4 बेच रहा हूं तो सोसाइटी उसको दे दे, भाई वो 4 पैसे कमाए। सोसाइटी को बुरा लगने का, सोसाइटी से तो वो पैसा नहीं लेता, जो खरीदता है उससे 2% लेता है। तो बाहर वाले दलाल को पैसा देने से अच्छा है कि अपने लोगों को ही दे दे। तो ये स्कीम में से इनिशियल पैसे अपने हाथ में आ जाते हैं और उसके बाद में अगर आपको कर्जा भी चाहिए तो कर्जा मिल सकता है। मेरे जो 20 प्रोजेक्ट सेल्फ डेवलपमेंट के पूरे हुए, उसके अंदर सिर्फ 6 प्रोजेक्ट ने कर्जा लिया हुआ है। 14 प्रोजेक्ट को कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये 4 स्कीम की वजह से। मैं समझता हूं, आप बोलिए यहां पे अगर 16,000 17,000 में एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा तो खरीदेंगे नहीं आप लोग? 100 फुट 150 फुट 200 फुट एक्स्ट्रा एरिया नहीं खरीदेंगे? अगर आपको आप ही के बिल्डिंग में एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा तो इस इतना पॉश एरिया में, अभी तो सारा कुछ पॉश है, सब बड़े बड़े शोरूम भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे आप नहीं ले सकते। तो कहीं से भी पैसा जुटाएंगे क्योंकि अगले पीढ़ी के लिए ये काम आएगा। और होम लोन उसके लिए मिलता है, वो 8% ब्याज पे बैंक से होम लोन आपको मिल सकता है। आपको तो 20% ही डालना है, जितना पैसा आपको देना है उसका 20% डालना है, बाकी की तो होम लोन से आ जाएगा। तो इस तरह से पैसा पहले खड़ा रह सकता है। हर चीज अच्छी तरह से बन सकती है अगर आप चाहें तो। और भी बहुत बोल सकता हूं लेकिन काफी देर हो चुकी है। मैं समझता हूं आप लोगों ने बहुत देर मुझे सुन लिया और एक दिन में एक मीटिंग में होने वाला नहीं है, मुझे 2-4 मीटिंग और करनी पड़ेगी क्योंकि आज की मीटिंग के बाद में बिल्डर लोग एक्टिव हो जाएंगे, कुछ लोगों को और चढ़ाएंगे, कुछ और लोगों को माल भी मिलेगा कि भाई प्रभु को काउंटर करो, ये भी होगा। ये मैं समझ रहा हूं, हर जगह में होता है, आपके यहाँ पे भी होगा। 10 तो बज गए हैं अभी। मैं समझता हूँ 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे शुरू हो गई। 1.5 घंटा मैं बोल रहा हूँ और भी बोलूंगा। उसके लिए आप फिक्र मत करिए, आप सवाल पूछिए। आपको अगर समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, जो मैंने समझाया, उसके अंदर कोई भी बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो आप पूछ लीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कृपा करके भाषण मत करिए, सवाल है सवाल पूछिए, क्योंकि सब भाषण करेंगे तो कल सवेरे तक मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। तो आप जिसके पास भी सवाल है वो सवाल पूछिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं इस स्कीम में आप लगेंगे। सिर्फ आपके आज कितने बिल्डिंग के लोग हैं?